नमस्कार, राम राम साहब। विक्स क्लासेस के रीडिंग सेशन में आपका स्वागत है। आज हमारा रीडिंग का 19th सेशन है। आज का आर्टिकल हमने सोशियोलॉजी से लिया है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस पे आर्टिकल है। एंजॉय करने से पहले चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसके पहुँचाइए। रेगुलर रीडिंग का एक फ़ायदा होता है, ग्रामर में इससे हेल्प मिलती है, क्लोज टेस्ट में हर तरह की जो एक्टिविटी है उसमें आपको इसमें हेल्प मिलती है, नॉलेज गैदर होता है। रीडिंग में रेगुलर रीडिंग का क्या रोल है उस पर एक वीडियो मैं बहुत जल्दी शूट करके डालूँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के आर्टिकल पे। द कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, सामूहिक चेतना, सामूहिक कि एक समूह में एक पर्टिकुलर तरह की चेतना कहाँ से जागृत होती है, उसके ऊपर आर्टिकल है। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस और समटाइम्स कलेक्टिव कंसाइंस और कॉन्शियस, जिसको हम विवेक भी कहते हैं, कंसाइंस विवेक, अच्छे बुरे को ज्ञान को हम कहा जाता है कंसाइंस। द नॉलेज ऑफ गुड एंड बैड इज कॉल्ड कंसाइंस, और कॉन्शियस चेतना इज अ फंडामेंटल सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। ये आधारभूत सामाजिक कॉन्सेप्ट है। दैट रेफर्स टू द सेट ऑफ शेयर्ड बिलीव्स, जो किसको रेफर करता है? शेयर्ड बिलीव्स, आपस में जो साझी जो मान्यताएं हैं, विचार हैं, दृष्टिकोण हैं, ज्ञान है, दैट आर कॉमन टू अ सोशल ग्रुप ऑफ और सोसाइटी। तो ये कहना चाह रहा है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस और कलेक्टिव कंसाइंस और कॉन्शियस इज अ फंडामेंटल sociological concept that refers to the set of shared beliefs, ideas, attitudes and knowledge that are common to a social group or society, जो किसी एक सामाजिक समूह और समाज के लिए कॉमन होते हैं। The collective consciousness informs our sense of belonging and identity। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो है वो हमारा जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग है और आइडेंटिटी है, पहचान है, उसको हमें उसकी तरफ हमें रेफ़र करती है। आर बिहेवियर एंड हमारा जो व्यवहार है। तो इसीलिए आप देखते होंगे कि हमारे देश में काफ़ी जातियां हैं। तो जातियां बेसिकली क्या है, बिलोंगिंगनेस और आइडेंटिटी को डिफ़ाइन करती हैं हमारे यहाँ, और पर्टिकुलर उस समूह से संबंधित कुछ पर्टिकुलर बिहेवियर होते हैं वो भी रिफ्लेक्ट करते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत से लोग दे फील लॉस्ट, और वो अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस के दौर से जब गुजरते हैं तो अपने व्हीकल पे कुछ नाम लिखवाते हैं या कुछ और शो करने की कोशिश करते हैं। दे डू इट बिकॉज ऑफ द असर्शन ऑफ आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी इज़ अ बिग इशू फॉर सोशल ग्रुप्स। तो वो वहाँ पे एक ये चीज़ है जो हमारे जो कंसेस वो इन्फॉर्म करती है हमें क्या है कि सेंस ऑफ बिलोंगिंग, किससे हमारा जुड़ाव है, हमारी पहचान क्या है और हमारा व्यवहार क्या है। फाउंडिंग सोशियोलॉजिस्ट, जो इसकी नींव रखने वाले हैं सोशियोलॉजिस्ट, एमिली डर्कहाइम डेवलप्ड दिस कॉन्सेप्ट। Emily Durkheim is a French word, developed this concept to explain how unique individuals, कि कैसे यूनिक जो अपने आप में अनोखे होते हैं व्यक्ति, इंडिविजुअल्स का मतलब यहाँ व्यक्तियों से है, आर बाउंड टुगेदर, एक साथ बंधे होते हैं, इनटू कलेक्टिव यूनिट्स, सामूहिक इकाइयों में, लाइक सोशल ग्रुप्स एंड सोसाइटीज़, जिसे हम सोशल ग्रुप्स या समाज कहते हैं। ये हमारा पहला है। तो ये सोशोलॉजिस्ट हैं एमिली डर्कहाइम, ये बताती हैं कि किस तरीके से जो यूनिक इंडिविजुअल होते हैं, जो अपने आप में बिल्कुल भिन्न होते हैं एक दूसरे से, वो किस तरीके से एक सामूहिक तौर पे बंधे होते हैं। अगला जो आर्टिकल है वो हाउ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होल्ड्स सोसाइटी टुगेदर, कि ऐसा क्या होता है कि जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है वो एक सोसाइटी को एक कोहेसिव ग्रुप में एक सीमित रखती है या बांध के रखती है। व्हाट इज़ इट दैट होल्ड्स सोसाइटीज टुगेदर, ऐसा क्या है जो समाज को एक जगह रखता है। दिस वॉज द सेंट्रल क्वेश्चन दैट प्री ऑक्यूपाइड डर्कहाइम एज ही रॉट this is a man, I'm sorry. This was the central question that preoccupied Durkheim as he wrote about the new industrial
सोसाइटीज़ ऑफ 19th सेंचुरी। जो डरखाइम साहब उन्होंने न्यू इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ थी 19th सेंचुरी, उसके ऊपर ये जो सवाल था उस दौर के समाज पे, ये उस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रीऑक्यूपाइड था, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा ये उसमें इंडल्ज हुआ था। अब देखिए एमिली जो वर्ड है फ्रेंच में वो वुमन का, महिला का होता है, तो ये एमिल डरखाइम आई दिस ही इज़ अ मैन, यू नो, सो आई वाज कंफ्यूज्ड। एमिली इज़ नेम ऑफ अ वुमन, तो प्रोबेबली वो उसी कन्फ्यूज़न की वजह से मैंने पहले इनको एज अ फीमेल एड्रेस किया। बाय कंसिडरिंग द डॉक्यूमेंटेड हैबिट्स, जो डॉक्यूमेंटेड हैबिट्स अगर उन पे ध्यान दें, कस्टम्स जो वहाँ के जो रीति रिवाज हैं, एंड बिलीफ्स जो उनकी मान्यताएं हैं, ऑफ ट्रेडिशनल एंड प्रिमिटिव सोसाइटीज़, जो परंपरागत और आदिम, प्रिमिटिव का मतलब होता है आदिम, प्राचीन काल से जुड़ी हुई समाज जो हैं, एंड कंपेयरिंग दोज टू व्हाट he saw around him in his own life, और फिर उनको उनसे तुलना की जो वो आज उस अपने वर्तमान दौर में, अपने समकालीन दौर में उन लोगों की के समूह को वो देख रहा था। डरखाइम क्राफ्टेड सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरीज इन सोशोलॉजी, और उन्होंने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरीज दी समाजशास्त्र में। ही कॉन्क्लूडेड, उसने कंक्लूड किया दैट सोसाइटीज़ एग्जिस्ट बिकॉज यूनिक इंडिविजुअल्स फील अ सेंस ऑफ सॉलिडेरिटी विद ईच अदर। समाज इसलिए होते हैं कि उनके जो यूनिक इंडिविजुअल होते हैं वो एक दूसरे के साथ एकता, सॉलिडेरिटी, एकता, यूनिटी महसूस करते हैं एक दूसरे के साथ। दिस इज़ वाई वी कैन फॉर्म कलेक्टिव्स एंड वर्क टुगेदर टू अचीव कम्युनिटी एंड फंक्शनल सोसाइटीज़, और इसी वजह से, और ये जो एकता होती है इसकी वजह से कुछ कलेक्टिव्स और हम एक साथ काम कर पाते हैं टू अचीव कम्युनिटी, उससे हम समाज समूह बना पाते हैं, एंड फंक्शनल सोसाइटीज़, ऐसे समाज जो फंक्शनल हैं, जो फंक्शन करते हैं, उनके कुछ जो समाज के कानून कायदे होते हैं वो उसके हिसाब से चलते हैं। और इंडिया तो समाजों से कुछ ज़्यादा, रूरल सोसाइटीज़ स्पेशली जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, वो सामाजिक जो सोसाइटीज़ होती हैं वो कैसे फंक्शन करती हैं, खासकर अपने समाज के बारे में तो उन्हें रीति रिवाज और हर चीज़ का मालूम होता ही है। द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस और कंसाइंस कलेक्टिव, आज ही रोट इट इन फ्रेंच भाषा में इन्होंने लिखा, इज़ द सोर्स ऑफ दिस सॉलिडेरिटी। और ये जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, सामूहिक चेतना है, और कंसाइंस, कलेक्टिव, विवेक जो है सामूहिक, वो जैसा कि उन्होंने फ्रेंच में लिखा, वो इस सॉलिडेरिटी, इस एकता का कारण होता है, इसका स्रोत होता है, सोर्स होता है। आगे बढ़ते हैं। डरखाइम फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड हिज थ्योरी ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस इन 1893 बुक। 1893 में उन्होंने एक बुक लिखी, उसमें उन्होंने पहली बार इस थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया, पहली बार परिचित कराया लोगों से, द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी। और उन्होंने लिखा कि डिवीज़न ऑफ लेबर, कि लेबर जो है, वो जो श्रम है वो कैसे वर्गीकृत है समाज में। लेटर ही रोट अबाउट रिलाई ऑन द कॉन्सेप्ट इन अदर बुक्स इंक्लूडिंग रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, सुसाइड एंड द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। फिर उन्होंने इस कॉन्सेप्ट का और भी अलग बुक्स में काम किया, उन्होंने इसका प्रयोग किया। बुक्स उन्होंने लिखी, रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड्स, सुसाइड एंड एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। इन दिस टेक्स्ट, इस टेक्स्ट में ही एक्सप्लेन्स, वो एक्सप्लेन करते हैं दैट फिनोमिनन, जो घटना है, प्राकृतिक घटना को फिनोमिनन कहते हैं, इज़ द टोटलिटी का मतलब होता है मैं क्या कहूँ, जो चीज़ जुड़ के एक साथ इकट्ठा होकर आए, ऑफ बिलीव्स एंड सेंटिमेंट्स, जो आपकी मान्यताएं हैं और सेंटिमेंट्स, जो हमारे जो भावनाएं हैं, कॉमन टू द एवरेज मेंबर ऑफ सोसाइटी। एवरेज मेंबर के सोसाइटी जो होते हैं उसकी जो भावनाएं और उसकी जो मान्यताएं होती हैं वो कॉमन होती हैं। डरखाइम ऑब्जर्व, डरखाइम ने ध्यान दिया, दैट इन ट्रेडिशनल और प्रिमिटिव सोसाइटीज़ रिलीजियस सिम्बल्स, डिस्कोर्सेज, बिलीव्स, तो ये क्या कह रहा है कि जो परंपरागत और प्राचीन जो समाज हैं उनमें रिलीजियस सिंबल्स, धार्मिक जो चिन्ह हैं, डिस्कोर्सेस, जो धार्मिक जो उपदेश होते हैं, बिलीव्स, मान्यताएं, एंड रिचुअल्स। देखिए जो धार्मिक क्रियाकलाप होते हैं उनको रिचुअल्स कहा जाता है, जैसे मंदिर में जाना, दिया करना, पूजा करना, ये रिचुअल्स के तहत आते हैं। फोस्टर्ड, मजबूत करते हैं द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, सामूहिक चेतना को।
बहुत से लोग बोलते हैं कि मंदिर जाना ज़रूरी है क्या, या ये करना ज़रूरी है क्या। यू कैन क्वेश्चन एनीथिंग बेस्ड ऑन योर कंसाइंस। आप अपने विवेक के आधार पे हर चीज़ को क्वेश्चन करते हैं, लेकिन हमारे जितने भी त्यौहार हैं, मेले हैं, वो हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को मजबूत करने के लिए होते हैं, ताकि एक समूह के तौर पे हम अपनी पहचान बरकरार रखें और सामूहिक रूप से हम साथ में कार्य कर सकें, कंस्ट्रक्टिव कार्य हों। कई बार डिस्ट्रक्टिव भी हो सकते हैं, दैट इज़ नॉट द केस, बट हाँ, एक समूह के तौर पे हम एग्जिस्ट कर सकें, उसके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इन सच केसेस वेयर सोशल ग्रुप्स वर यूनिक होमोजेनस, जिसमें एक रास्ता थी, नॉट डिस्टिंक्ट, जो बिल्कुल भिन्न नहीं थे बाय रेस। डिस्टिंक्ट होता भिन्न, बाय रेस और क्लास। फॉर एग्जाम्पल, रेस और क्लास का जिनमें कोई भिन्न नहीं था, उनका उन्होंने सोशल ग्रुप्स पे द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस रिजल्टेड इन व्हाट डर्कहाइम टर्म्ड एज मैकेनिकल सॉलिडेरिटी। और उसने कहा कि यांत्रिक एकता होती है एक तरह की उसमें, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है एकता है। जब हम बाहर से एज ए सोशोलॉजिस्ट कोई, या जैसे आर्टिकल हम रीड कर रहे हैं, तो भले हमारा इन चीज़ों की तरफ ध्यान जाए, हाँ यार एज ए सोसाइटी हम इस तरह की मान्यताएं मानते हैं, ये हमारी रस्में हैं, ये हमारे तौर तरीके हैं साथ में जीने के। अदरवाइज़ वो एक मैकेनिकल है, हम उसे एज ए रियलिटी स्वीकार करते हैं कि हमें क्वेश्चन नहीं करते कि ऐसा क्यों है। हमने अपने माता पिता को करते देखा होता है, चाचा ताऊ को करते देखा होता है, अड़ोसी पड़ोसी को करते देखा होता है, सो वी डोंट क्वेश्चन दैट। और जिस चीज़ पे क्वेश्चन नहीं जाता, जो हमारी हैबिट्स में आ जाता है, वो जो नेचुरल हो जाता है, वही कहलाती है मैकेनिकल सॉलिडेरिटी। एक यांत्रिक एकता होती है, इन इफेक्ट एन ऑटोमेटिक बाइंडिंग टुगेदर ऑफ पीपल इनटू कलेक्टिव थ्रू देयर शेयर्ड वैल्यूज, बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। ऐसा भारत में अक्सर जातियों में देखने को मिलता है। ये जो प्रभाव है ये ऑटोमेटिक होता है, ये क्या होता है, स्वतः होता है, इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लोगों को एक साथ बांध के रखता है कलेक्टिव समूह के तौर पे, एज अ कलेक्टिव मतलब एज अ समूह के तौर पे। देयर शेयर्ड वैल्यूज़, जो उनके आपसी जो साझी जो मूल्य हैं, मान्यताएं हैं, एंड प्रैक्टिसेस मतलब जो कस्टम्स वगैरह होती हैं उनको हम प्रैक्टिसेस कहते हैं, उसके लिए ये आया है वर्ड। डर्कहाइम ऑब्जर्व दैट इन मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटीज़ दैट कैरेक्टराइज्ड वेस्टर्न यूरोप, जो कैरेक्टर है, मुख्य कैरेक्टर है किसका, वेस्टर्न यूरोप का, जिसको हम इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटीज़ कहते हैं, तो यंग यूनाइटेड स्टेट्स। एंड जो उस समय में यंग यूनाइटेड स्टेट्स, जो नया नया देश बना था यूनाइटेड स्टेट्स, व्हेन ही रोट, जब उसने लिखा, विच फंक्शनड वाई एट डिवीजन ऑफ लेबर, जो किसके तौर पे फंक्शन करता था, डिवीजन ऑफ लेबर। और ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी इमर्ज्ड, नेचुरल सॉलिडेरिटी इमर्ज्ड। ऑर्गेनिक का अर्थ यहाँ पे नेचुरल है, ध्यान रखिएगा। ऑर्गेनिक वैसे तो आप जानते हैं कार्बनिक के लिए भी आता है, लेकिन ऑर्गेनिक वो भी होता है जो विच डेवलप्स नेचुरली, उसको हम उसको ऑर्गेनिक कहते हैं। इमर्ज्ड बेस्ड ऑन म्यूचुअल रिलायंस इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स हैड ऑन अदर्स इन ऑर्डर टू अलाउ फॉर अ सोसाइटी टू फंक्शन। तो ये क्या होता है, म्यूचुअल का मतलब साझा, रिलायंस मतलब निर्भरता, इंडिविजुअल्स की, व्यक्तियों की और समूहों की, ऑन अदर्स इन ऑर्डर टू अलाउ अ सॉलिडेरिटी टू फंक्शन। तो ये एक ऑर्गेनिक ग्रुप में इसलिए होता था कि ये लेबर पे था। जो इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटीज़ में बिलीव्स के बजाय डिवीज़न जो लेबर था उसके आधार पे था। फॉर एग्जांपल, आप जितनी भी देखेंगे क्रांतियां हैं जो हुई हैं, सामाजिक क्रांतियां, वो डिवीज़न ऑफ लेबर के आधार पे हुई हैं यूरोप में और अमेरिका में। एंड वो जो उनका जो डिवीज़न है लेबर का, वो उनमें ये जो एक सामूहिक एकता है उसका कारण बना। इन केसेस सच एज दीज, ऐसे केसेस में रिलीजन विल स्टिल प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल, धर्म का अपना एक अहम रोल था, इन प्रोड्यूसिंग कलेक्टिव कॉन्शियसनेस अमंग द ग्रुप्स ऑफ पीपल एफिलिएटेड विद वेरियस रिलीजियस बट अदर सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड स्ट्रक्चर्स। तो ये कह रहा था कि रिलीजन के अलावा दूसरे जो संगठन थे उससे भी उनकी जो एफिलिएशन थी, उससे भी उनका व्यवहार जो है वो ट्रांसफॉर्म होता था। वुड ऑल्सो वर्क टू प्रोड्यूस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस नेसेसरी फॉर दोज कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ सॉलिडेरिटी, जो जरूरी था, जो जटिल जो फॉर्म थी सॉलिडेरिटी की, एकता की। एंड रिचुअल्स आउटसाइड रिलीजन वुड प्ले इंपॉर्टेंट रोल्स इन रीअफर्मिंग इट, और जो है वो रिलीजन के बाहर जो रिचुअल्स थी वो इस में बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती थी इसको मजबूत करने में, सॉलिडेरिटी को। अब देखिए, थोड़ा सा मैं आपका ध्यान खींचना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल, जब हम रूरल सोसाइटीज़ में होते हैं तो हमारा एक कलेक्टिव ग्रुप है हमारे, जिसमें खासकर हम जाति और फिर गोत्र के समूह में एक साथ रहते हैं।
हमारी रियलिटी ये है। लेकिन बहुत बार मैं शिकायत सुनता हूँ कि फ़लाँ व्यक्ति बहुत बड़ा अधिकारी बन गया, फिर वो अपने समाज से कट गया, फिर वो हम पे ध्यान ही नहीं देता, शादी ब्याह में आता है बस, कोई बात ही नहीं करता। वो एक वजह होती है, तो वो डिवीज़न ऑफ लेबर के आधार पे है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले सोसाइटी ज़्यादातर रूरल एरियाज़ में एक ट्रेड था हमारा एग्रीकल्चर, उसी से जुड़ी हुई होती थी। लेकिन बदलते वक्त के साथ आदमी का ट्रेड बदल गया, उसका लेबर बदल गया, उसका काम करने का तरीका बदल गया। तो वो उसके जो सॉलिडेरिटी है वो अपने भाई बंद से ज़्यादा वो उस समूह में निहित करता है जिसके साथ वो रात दिन उठता बैठता और काम करता है। तो इस तरीके से ही कहा कि रिलीजन और जाति फिर भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, बट ज़्यादातर मेजोरिटी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सॉलिडेरिटी की, द पर्सन डिराइव्स फ्रॉम द डिवीज़न ऑफ लेबर, ये कहना चाह रहे हैं। अब 2-3 चीज़ें यहाँ पे हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे इंडिया की जो जातियाँ हैं, जो आज जिनको जिस फॉर्म में आज हम देखते हैं, वो जो समूह बने वो किसी ज़माने में जो डिवीज़न ऑफ लेबर के आधार पे बने थे, लेकिन बाद में उन्हें उनके बच्चों पे थोप दिया गया। समाज में जो भी हुआ, गॉड नोज़ क्या हुआ, एंड वी एक्सेप्टेड दैट एज आर फेट, और उसे हमने भाग्य के तौर पे स्वीकार कर लिया, कभी क्वेश्चन भी नहीं किया हज़ारों साल तक। तो वी वर डिवाइडेड इन सम कास्ट ग्रुप्स और सब कास्ट ग्रुप्स, इस तरीके से हमारा डिवीज़न हुआ और उसके आधार पे हमारी पहचान बनी। नाउ दिस इज़ अगेन अ फेज ऑफ ट्रांजिशन, जहाँ पे हम अपने आप की जो हम सॉलिडेरिटी जो है वो समूह के जहाँ पे हमारा डिवीज़न ऑफ लेबर है उसके आधार पे देखते हैं। फॉर एग्जांपल, अलग अलग जैसे बैंक के कर्मचारी उनकी अपनी यूनियन है, दूसरे जो कर्मचारी हैं उनकी अपनी यूनियन है, तो अब उस समूह के आधार पे भी उनका एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो है वो अपना रोल प्ले करती है पहचान का। दिस वॉज द आर्टिकल। आई थिंक यू गॉट डीप इंसाइट इनटू इट। आज का जो आर्टिकल है वो थोड़ा सोसाइटल है, काफ़ी चीज़ें इसमें मैंने भी एड ऑन करी हैं, तो आप इसको अपनी सोसाइटी में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। कुछ वर्ड आए हैं, सॉलिडेरिटी है, कंसाइंस है, कॉन्शियसनेस है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, बिलीव्स हैं, कस्टम्स हैं, बिहेवियर है, और कई शब्द ऐसे आए हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं लेकिन उनके प्लूरल रूप भी आए हैं। कुछ ऐसे वर्ड हैं जिन्हें हम अब तक वर्ब मानते थे लेकिन वो एडजेक्टिव के तौर पे भी आए हैं। ऑर्गेनिक ऐसा वर्ड आया है जिसका अर्थ हमारे लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री साइंस के स्टूडेंट है वो कार्बनिक के तौर पे देखते थे, लेकिन ऑर्गेनिक होता है जो नेचुरली फंक्शन करता है, उसको भी हम ऑर्गेनिक कहते हैं। तो ऑर्गेनिक जो स्वतः प्राकृतिक लेवल पे जो चीज़ें घटित होती हैं उनके लिए भी ऑर्गेनिक शब्द का प्रयोग होता है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। नमस्कार, राम राम सर।